तो यदि मैं आपसे पूछूं कि चेरनोबिल जो परमाणु ऊर्जा प्लांट है, इसमें विस्फोट कब हुआ था? तो चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा में विस्फोट हुआ था, अपन ने पढ़ा था, कब हुआ था भैया जी? 25-26 की मध्य रात्रि 25-26 अप्रैल 1986। अच्छा, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये चेरनोबिल पावर प्लांट है कहाँ पे, तो चेरनोबिल पावर प्लांट का नाम है, तो ये कहाँ पर है भैया जी? मैंने आपको बताया था यूक्रेन के पिप्रियट शहर में। यूक्रेन का प्रियप्रेट शहर। बिल्कुल इसी से काफी मिलता जुलता एक क्वेश्चन है कि एक और परमाणु घटना घटती है जापान के फुकुशिमा शहर में। मैंने कल आपको बताया था वो कैसी घटना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो फुकुशिमा सिटी में है वो बिल्कुल समुंदर के पास है। तो जो हीट जनरेट होती है उन्होंने समुंदर की लहरों को क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया, और फिर पानी की वो लहरें जो सुनामी बनकर सिटी 5-6 किलोमीटर अंदर तक जाकर उसको तहस नहस कर देती है। तो ये जापान में जो ये फुकुशिमा शहर में जो ये घटना घटी और इसको सबसे बड़ी नाभिकीय दुर्घटना मानते हैं, तो बताओ जरा कब घटी थी जापान के फुकुशिमा शहर की ये घटना? 11 मार्च 2011। याद रखना 11 मार्च 2011, मतलब दोनों में 11-11 है, तो ये चीज याद रखना। जैसे छुटू की मात्रा यहाँ भी और छुटू की मात्रा यहाँ भी, तो ऐसे याद हो जाएगा कि डबल डबल आएगा रिपीटेशन। ठीक है, चल। अब ये दोनों घटनाएं हैं, मतलब चेरनोबिल जो घटना है और फुकुशिमा दाइची वाली जो घटना है, ये दोनों घटनाएं जो है न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियर रिएक्टर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में बताओ जरा भैया जी क्या डालते हैं? यूरेनियम 235 डालते हैं, न्यूट्रॉन से हिट होता है वो, बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल जाता है, मतलब दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, और साथ में कितने न्यूट्रॉन? 3 न्यूट्रॉन, और अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ये जो सूत्र देख रहे हो ये नाभिकीय संलयन का सूत्र है कि विखंडन का सूत्र है? पहले ये मेरे को क्लियर कर दो आप। मतलब निश्चित रूप में या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, विखंडन। ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के सिद्धांत पे काम करता है, विखंडन। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है नियंत्रित की अनियंत्रित। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन पे तो काम करता है, लेकिन याद करो, आप लोग कभी सुनते होंगे नाभिकीय रिएक्टर में आप लोग कैडमियम और बोरॉन की छड़ डालते हो ना, और उनको नियंत्रक छड़ें कहते हैं। मतलब ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं हम कैडमियम और बोरॉन की छड़ों को उपयोग करके। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वो होगा बी। अच्छा, नाभिकीय रिएक्टर की जगह अगर मैं लिख दूं परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो परमाणु बम भी किस सिद्धांत पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन। लेकिन वो नियंत्रित नहीं होता है, तो इसलिए परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करेगा? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी से मैंने थोड़े थोड़े से क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए, जल्दी से बता दिए, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलो जल्दी से बताइए, न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में हम क्या लेते हैं? मतलब कौन सी चीज लेते हैं जिससे अपार ऊर्जा मिलती है न्यूक्लियर रिएक्टर में? यूरेनियम। यूरेनियम भी लेते हैं, प्लूटोनियम भी लेते हैं, और केरल की मोनोजाइट रेत से अब हम थोरियम लेने लगे हैं। कामिनी न्यूक्लियर रिएक्टर में हम थोरियम ही ले रहे हैं। मतलब इस सवाल का जवाब है सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ हम यूज कर सकते हैं ईंधन के रूप में। याद रखना, जिसको भी ईंधन के रूप में हम लेंगे ना, उससे हमको अपार ऊर्जा मिलेगी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो नाभिकीय रिएक्टर में न केवल यूरेनियम बल्कि भैया थोरियम भी तो लेंगे हम, बल्कि तो ये चीज। तो 14वें का आंसर ए नहीं होगा, डी आंसर होगा। और जब आप सी वाले थोरियम के बारे में जब भी आप सोचे तो ये जरूर याद रखिएगा, कामिनी न्यूक्लियर पूरे विश्व में एकमात्र न्यूक्लियर रिएक्टर हिंदुस्तान में कामिनी है जिसमें थोरियम का इस्तेमाल हो रहा है। और थोरियम अगर तत्व है तो इसको अयस्क से निकालेंगे तो मोनोजाइट रेत एक अयस्क है जिससे निकालते थोरियम को। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। बहुत सोच समझ के बताना कि मंदक के रूप में, अच्छा मंदक को इंग्लिश में कहते हैं मॉडरेटर,
तो आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर में अपन ने पढ़ लिया ईंधन के रूप में सारे रेडियो एक्टिव लेते हैं। अब आप बताइए नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर या मंदक के रूप में क्या लेते हैं? भारी जल। भारी जल। और भारी जल को ही बोलते हैं D2O और इसी को बोलते हैं गुरु जल। तो ये ध्यान रखना, कहीं आप ऐसे वर्ड ना जानने के कारण फंस ना जाओ। तो भारी जल को ही D2O मतलब ड्यूटीरियम ऑक्साइड और गुरु जल बोलते हैं और इसका उपयोग मंदक के रूप में करते हैं। लेकिन आज के समय पे मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज के समय पे मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज याद रखना। और ग्रेफाइट जो है वो किसका रूप है? कार्बन। यदि ये चीज भी अगर ऑप्शन में नहीं देगी तो आप देखना आपको ये चीज दिया होगा, कार्बन चूर्ण। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर सिवा कार्बन और कार्बन के कुछ है ही नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर या मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, और ऑप्शन में यदि भारी जल ना हो तो फिर आप ये टाइप करेंगे, ग्रेफाइट या सी, कार्बन। अब यदि मैं आपसे पूछूं नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में लगातार निकलती रहती है, उसको ठंडा करने के लिए कहीं वो ब्लास्ट ना कर दे न्यूक्लियर रिएक्टर को, लगातार हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को एज अ कूलिंग एजेंट के रूप में गिराते रहते हैं। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब हो गया जल। यदि मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक के रूप में या कूलिंग एजेंट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बताओ ए का इस्तेमाल किया जाता है, बी का, सी का कि डी का? आंसर क्या होगा? सी का आंसर है साधारण जल। अच्छा, मैं अगर पूछूं भारी जल का इस्तेमाल किसके रूप में करते हैं? मॉडरेटर के रूप में। शीतलक का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं? शीतलक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? याद रखना साधारण जल। अच्छा, एक और है, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं सबसे शुद्ध जल कौन सा जल है, तो याद रखना सबसे शुद्ध जल होता है, एग्जैक्टली सबसे शुद्ध जल जो है वो वर्षा का जल है। लेकिन अब यदि ऑप्शन में आसुत जल दिया हो तो आप उसको टाइप करेंगे, लेकिन आसुत जल को इंग्लिश में डिस्टिल वाटर कहते हैं, ये आप दिमाग रखना। अगर आप कभी क्वेश्चन आएगा सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, तो यदि वर्षा जल ऑप्शन में ना हो, आसुत जल ऑप्शन में ना हो, तो आप डिस्टिल वाटर टाइप करेंगे। हाँ। प्रिया जी, इनके शोर और हो रहा हो, प्लीज थोड़ा सा ऐसी जगह पे बैठे आंसर के लिए जहाँ हल्ला ना हो, प्लीज। अब आप बताइए जल्दी से, न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोलर रॉड के रूप में, कंट्रोलर रॉड को हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक छड़ के रूप में, किसका इस्तेमाल किया जाता है? चलिए बताइए। बोरॉन और कैडमियम। एग्जैक्टली। तो कैडमियम धातु की छड़ होती है और बोरॉन कैसा होता है भैया? धातु होती है कि उपधातु होता है? बताओ जल्दी से। उपधातु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बताया मेरे को। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी उपधातु की छड़ कंट्रोलर रॉड के रूप में होती है? तो याद रखना, जब मैं उपधातु की बात करूं तो आंसर होगा बोरॉन। मतलब इस सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। 17वें सवाल का जवाब क्या टिक कर रहे हो आप लोग? दोनों। ऑप्शन सी। जल्दी से म्यूट भी हो जाए करो यार, आप लोग म्यूट नहीं हुआ करते हो जल्दी से। हाँ। चलो, विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी मतलब उद्योगों से जुड़ी हुई दुर्घटना विश्व में सबसे बड़ी हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिली, भोपाल शहर में, भोपाल गैस कांड। अब आपको मुझे ये बताना है कि भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस उत्तरदायी है, या वो कौन सा वायु प्रदूषक है जो वातावरण में मिल गया था और जिसने 4000 लोगों को भोपाल की सड़कों में जीबी नगर में मौत के घाट सुला दिया था? तो जवाब बताइए। मिक गैस, बी। मैंने तो सुना है मिथाइल आइसोसाइनेट है वो गैस। मिथाइल आइसोसाइनेट ही मिक होती है। मिथाइल आइसोसाइनेट शॉर्ट फॉर्म में MIC मिक होता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट को ही अपन MIC, तो MIC को हिंदी में क्या बोलेंगे? मिक गैस बोलते हैं। अच्छा, मार्स गैस किसको कहते हैं भैया जी? मीथेन। याद रखना, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी है? मीथेन है। यदि अपन पढ़े धान के खेतों को गर्माहट कौन देती है?
मीथेन। 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 जुगाली करने वाले जानवर कौन सी गैस निकालते हैं? मीथेन। 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 तो अब आप मुझे बताओ क्रैकिंग गैस किसको कहते हैं? SO2। SO2। अम्ल वर्षा के लिए SO2। उत्तरदायी कौन सी गैस होती है? SO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड। SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। लेकिन सबसे पहला आंसर क्या तलाशेंगे हम? सल्फर डाइऑक्साइड। SO2। SO2। अच्छा, स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? आपने कभी जीनोन का नाम सुना होगा, इसी को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 54। बस याद रखना कि जीनोन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। अच्छा, अब आता है अगला क्वेश्चन, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। आप लोगों ने भोपाल गैस कांड के बारे में सुना होगा। तो दरअसल में एक कंपनी है, वो कंपनी अमेरिका से, मतलब भोपाल गैस कांड का संबंध अमेरिका की एक कंपनी से। तो पहला तो आपका ये क्वेश्चन हो गया कि भोपाल गैस कांड में कौन सी कंपनी उत्तरदायी थी? अमेरिका की थी वो। उसका नाम है UCI। तो UCI का फुल फॉर्म जरा देखो क्या है? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। तो ये है वो कंपनी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। और ये जो कंपनी है, इसकी स्थापना भोपाल में हुई थी 1969। वातावरण के माफी चाहता हूँ, पर्यावरण के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 1969 को सोचो, सिटी के बीचों बीच ये फैक्ट्री लगी। कभी भी कोई रिसाव हो जाए, कभी भी कोई दिक्कत आ जाए तो पूरी सिटी मरेगी। तो सोचो 1969 में कितने ढुलमुल थे भारत के पर्यावरणीय कानून कि वहां की सरकार ने इसको इजाजत भी दे दी, और बीच सिटी के बीच लगी, जेपी नगर में लगी है दरअसल में, हालांकि वो पुरानी चीज है। अब आप मुझे बताओ कि अमेरिका की जो एक कंपनी है यूनियन कार्बाइड, ये बनाती क्या थी दरअसल में, जिस वजह से ये दिक्कत और परेशानी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ? कोई मुझे बताएगा बनाती क्या थी ये? देखो मैं आसान करता हूँ। एग्जैक्टली दरअसल में जो ये कंपनी है यूनियन कार्बाइड इंडिया, ये बनाती थी कीटनाशक। ध्यान से सुनना। और कीटनाशक को बनाने के लिए भारी मात्रा में चाहिए था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट चाहिए था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट के जरिए क्या बनाती थी? कीटनाशक। और जब कीटनाशक बन के फैक्ट्री में तैयार हो जाता तो उसके ऊपर डाल देते थे ब्रांड नेम 7। इस तरह से। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इस सवाल का जवाब क्या है, बताइए। अरे सॉरी ए है, बी है, या EFGH? क्या होगा इस सवाल का जवाब? F होगा। F का मतलब कौन सा हो गया? कीटनाशक। क्लियर है ये चीज? ऐसा है। अब आप मुझे बताओ ये घटना कब घटती है भोपाल गैस कांड की? जल्दी से बताओ कोई। 2-3 दिसंबर 1984। अब आप लोग केवल सुनो दिमाग से। 69 को कंपनी स्थापित हुई, भारी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनेट का यूज कर करके बनाया गया 7 और बेचा जाने लगा, हिंदुस्तान में बिकने भी लगा। परंतु जब 1984 का समय आने लगा तो धीरे 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 रासायनिक कीटनाशकों का प्रभाव कम होने लगा, मतलब लोग अब ज्यादा नहीं खरीद रहे थे। तो सोचो जब ये खरीदेंगे नहीं कीटनाशक 7 को ज्यादा, तो कौन सी गैस को आपको फैक्ट्री के अंदर ही संग्रहित करके रखना होगा? मिक गैस। और गलती एक मिथाइल दिन, आइसोसाइनेट। एग्जैक्टली, और एक दिन गलती ये होती है कि E10 टैंक में भरी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट, रात में गलती से किसी ने पानी छोड़ दिया, तो पानी और मिथाइल आइसोसाइनेट ने दोनों ने क्रिया करी, केमिकल रिएक्शन, प्रचंड ऊष्मा निकली, और ये प्रचंड ऊष्मा ने जो वॉल्व थे पाइप के, उन वॉल्व को खोल दिया। तो गैस जो है वो दरअसल में उन रिसॉल्व मतलब पाइप से रिस कर और वातावरण में आ गई, और इस तरह से मौतों का सैलाब सा बिछ गया था। हालांकि इसके बारे में अभी आप रहने दो, बस आप यही याद रखना कि वो ब्रांड कौन सा था, 7, और कीटनाशक बनाती थी ये कंपनी। अच्छा, जो इस कंपनी का उस समय डायरेक्टर था वो रातों रात विदेश भाग गया था, एंडरसन। हालांकि इस पर बाद में मुकदमा भी चला, लेकिन इसको पकड़ नहीं पाए। तो जब ये घटना घटी तो उस समय यूनियन इंडिया कार्बाइड का जो मेन व्यक्ति था, संस्थापक था या चेयरमैन बोल सकते, वो एंडरसन महोदय। अब आप मुझे बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को जो आया है, जिसके कारण हमको पर्यावरण की परिभाषा भी मिली और जिसके कारण पर्यावरणीय प्रदूषण को भी हम समझ पाए,
कौन सी घटना ने आग में घी डाला और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बन के आ गया? ऑप्शन डी। डी। हमेशा याद रखना, तो भोपाल गैस कांड ही दरअसल में वो घटना थी जिसके कारण सरकार को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाना पड़ा। अब जरा जल्दी से देख लो आप, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ है भैया जी? 1972। ये पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहला प्रयास था। दूसरा, वियना सम्मेलन ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सबसे पहला सम्मेलन वियना में होता है, परंतु वियना सम्मेलन ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा, इसलिए 2 साल बाद, तो 2 साल बाद सन कितना बढ़ जाएगा? 1987, और 16 सितंबर डेट ऐड हो जाएगी। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में हुआ था मॉन्ट्रियल सम्मेलन, तो जिसमें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात हो गई। तो ये है दरअसल में ये डेट है जिनका संबंध। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से, अच्छा प्राकृतिक आपदा तो है लेकिन भूमि से जुड़ी हुई प्राकृतिक आपदा नहीं है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, बताओ भूकंप आता है तो कहाँ आता है? भूमि पृथ्वी में। पर। पृथ्वी मतलब भूमि में। अच्छा, ज्वालामुखी उद्गार होता है तो कहाँ से उद्गार होता है? पृथ्वी मतलब भूमि से ही। भूस्खलन, जमीन धंसती है तो भूमि ही धंसती है दरअसल में। परंतु यदि मैं पूछूं सुनामी आती है तो बताओ सुनामी में भूमि का कोई संबंध है कि सागर की लहरें दरअसल में उठती हैं? सागर की लहरें उठती है। इसका सीधा सा मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा भौमिक नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका? डी। तो यदि मैं आपसे पूछूं सुनामी किस तरह की आपदा है, बताओ सुनामी किस तरह की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है कि मानवीय आपदा है? लेकिन प्राकृतिक में कौन सी? जलीय आपदा। अब आप इस चीज को जरा देख लो तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। मैं जितने क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी मत देखना, ठीक है? फालतू परेशान होने का है नहीं। तो जैसे आप इस डायग्राम को देखो कि प्राकृतिक आपदाओं को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया, जैसे वायुमंडल से जुड़ी हुई प्राकृतिक आपदाएं, भूमि से जुड़ी हुई प्राकृतिक आपदाएं, जल से जुड़ी हुई प्राकृतिक आपदाएं, और जैविक मतलब सजीवों से जुड़ी हुई प्राकृतिक आपदाएं। तो इनमें निश्चित रूप में जीवाणु और विषाणु मतलब जैविक आतंकवाद आ जाएगा। जैसे कोरोना में यही था, जैविक प्राकृतिक आपदा थी, है ना, वायरस के रूप में। अब आप मुझे बताओ, बर्फानी तूफान, बिजली का गिरना, चक्रवात या सूखा, ये सब किस पर डिपेंड करते हैं? तो निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदाएं तो है, लेकिन किससे संबंधित है? वायुमंडल से। लेकिन यदि मैं पूछूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, भूमि से जुड़ी हुई कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो ये सब आपने मेरे को बता दी फटाफट। अब आप देख लो, जल से जुड़ी हुई कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो बाढ़ भी जल से जुड़ी है, सुनामी भी जल से जुड़ी है, समुद्र का पानी हाईएस्ट पीक पे आना चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ज्वार और घाटा, और महासागरीय धाराएं। तो ये भी इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन जलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भौमिक प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? और ये वाला बन जाएगा, इसलिए कभी देगा नहीं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के आपको दे दिया कि आपको ये चीज बन जाए। चलो बताओ जरा, आपदा प्रबंधन के लिए सबसे पहले सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपदा प्रबंधन पर नियंत्रण के लिए बताओ, आपदा प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान के योकोहामा शहर में। ये कैसा कर रहे तुम लोग? कल ही पढ़ाए थे और आज साफ साफ है ना? अच्छा, अब ध्यान से सुनना। अगला जो क्वेश्चन है ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। पढ़ो जरा आराम से और फिर मुझे जवाब दो। देखो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा सुनामी क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा जमीन का धंसना क्या कहलाता है, ये आप जियोग्राफी में पढ़ते हो, समझना। प्राकृतिक आपदाओं का साइंस में क्या यूज होगा, किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, मैं वो बता रहा। मैं जियोग्राफी नहीं पढ़ाने लग गया, नहीं तो चाहूँ तो मैं इनकी जियोग्राफी पढ़ाऊँ तो सेशन लंबा चल सकता है, लेकिन अपन वही पढ़ रहे हैं जो पूछा जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय तूफान है या स्थलीय चक्रवात? चक्रवात का मतलब क्या होता है?
कि जब समुद्र से महासागरीय धाराएं उठती हैं और वो सतह के एरिया के या जल के एरिया को बहुत ज्यादा क्या करें, परेशान करें, तो फिर वो चक्रवात कहलाता है। मतलब महासागरीय धाराओं का भंवर ही चक्रवात कहलाता है। तो दो तरह का होता है, एक तो समुद्र में ही यदि भंवर उठे तो निश्चित रूप में वो जलीय तूफान होगा, और यदि महासागरीय धाराएं उठकर स्थल के एरिया में तबाही मचा दें, जैसे मुंबई के किनारे जो घर हैं या जो टापू हैं, यदि समुद्र से लहरें उठे और उन घरों और टापू को बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दें, तो याद रखना ये स्थलीय चक्रवात कहलाएगा। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन सा स्थलीय चक्रवात है? टार्नेडो। और बाकी जितने भी हैं ये सब जलीय चक्रवात हैं। तो जरा मैं जल्दी से आपको इनके बारे में दो दो लाइनें बता दूं, क्योंकि वो जियोग्राफी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपसे, तो ये ध्यान से सुनना। सबसे पहला है चक्रवात। चक्रवात का मतलब होता है समुद्री तूफान। तो समुद्री तूफान का मतलब क्या है, ये आप जियोग्राफी में पढ़ना कि जब हवाएं घेरा बनाती हैं और घेरा बनाकर चीजों को अलटती पलटती हैं, जैसे समुद्र के अंदर नाव चल रही है, चक्रवात बने और उसको अलट पलट दें, तो वो भी दरअसल में जलीय चक्रवात होगा। लेकिन समुद्र में यदि वो हवाएं बने और वो स्थल की ओर चले और स्थल की चीजों को अलट पलट दें, तो वो क्या कहलाएगा, स्थलीय चक्रवात। तो दो तरह का होता है तूफान, एक होता है जलीय तूफान, एक होता है स्थलीय तूफान। तो जनरली जो चीज हम जानते हैं, जैसे आप हरिकेन आपने सुना होगा, कभी आपने टाइफून सुना होगा, आपने हुदहुद सुना होगा, आपने विली सुना होगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अमेरिका के तटों पर उठने वाला तूफान क्या कहलाता है, विली। हुदहुद दरअसल में ओमन में उठने वाला तूफान है, और कहाँ उठेगा, समुद्र के अंदर ही उठेगा, इसलिए जलीय तूफान बोलते हैं। और हुदहुद का नाम एक पक्षी के नाम पर रखा गया। अच्छा, विली ऑस्ट्रेलिया का तो नहीं है ना? ये विली ऑस्ट्रेलिया है कि अमेरिका है? सर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है ना ये चीज, तो इसको थोड़ा सा सही करना था, इसलिए मेरे को ये पूछना था आपसे। ये ऑस्ट्रेलिया है मेरे भाई। ये चीज मेरे को दो तीन लोगों ने क्लियर भी करी, मेरे दिमाग से ही निकल जाता है इसको सही करना। इसको अभी मैं करेक्ट करके भेज दूंगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो हुदहुद है वो एक पक्षी के नाम पर एक जलीय तूफान का नाम पड़ा है, और ये पक्षी जो है ये ओमन देश का ही पक्षी है। उसी तरह से यदि मैं पूछूं आपसे टाइफून क्या है, तो टाइफून में आप देखो जापान, फिलीपींस, चीन, यहाँ के तटों को पूरी तरह से तबाह करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन ज्यादातर आपने सुना होगा समुद्र में ना जाए मछुआरे, समुद्र में मछुआरे ना जाए, कौन सी चीज से खतरा है, इनसे खतरा है, जलीय तूफान, हरिकेन से खतरा है, टाइफून से खतरा है, हुदहुद से खतरा है, और विली से खतरा है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भैया फ्लोरिडा के तट पर उठने वाला तूफान कौन सा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जापान से होते हुए फिलीपींस और फिलीपींस से होते हुए चाइना तक आने वाला जलीय तूफान कौन सा है, तो याद रखना ये हरिकेन, टाइफून, हुदहुद और विली, ये सब जलीय तूफान है। परंतु जो टॉर्नेडो है ये जमीन में उठने वाला तूफान है, जिसको हम गांव की भाषा में बवंडर कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल चलते हैं। और हमारे भारत में चक्रवात को मतलब नॉर्मली चक्रवात ही है, लेकिन चक्रवात दो तरह का है, एक जलीय और एक स्थलीय। तो अब मैं बिल्कुल भी आपको जियोग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने मेरे से बेहतर क्या है पढ़ी होगी पहले भी। तो अब आप मुझे जरा जल्दी से बस इस सवाल का जवाब बताओ कि 22वें सवाल का जवाब क्या है। टॉर्नेडो, याद रखना टॉर्नेडो स्थलीय तूफान है, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बैरोमीटर को हिंदी में बोलते हैं वायु दाब मापी। तो जरा बताइए वायु दाब मापी के खोजकर्ता का नाम क्या? क्वेश्चन नंबर 24वां, वायु दाब, ऑप्शन बी, बैरोमीटर या वायु दाब मापी के खोजकर्ता का नाम क्या है? टॉर्सवेली। तो बताइए वाटसन वॉट किसके खोज करता है? राडार के खोज करता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। थियोडोर मैनन किसके खोज करता है भैया जी? थियोडोर मैनन किसके खोज करता है? अरे लेजर के खोज करता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और यदि लेजर के खोजकर्ता में थियोडोर मेनन ना दिया हो तो टाउन्स नाम जरूर दिया होगा। जॉन मिल वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है बैरोमीटर में
जो मौसम के बारे में जानकारी देता है, इसमें पारा होता है और यही पारा दरअसल में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है और फिर हमको मौसम के बारे में पता चलता है। तो बैरोमीटर के पाठ्यांक में यदि एकाएक कमी आ जाए, एकाएक कमी आ जाए का मतलब जो पारा है, जो 76 सेंटीमीटर की हाइट पर होता है, आपने सुना होगा पारा, लेकिन यदि वो एकदम से गिर जाए तो बताओ ये किस बात का संकेत है? आंधी तूफान। लेकिन यदि मैं बोलूं कि पारा नीचे गिर गया और जब तक गिरा रहेगा तब तक क्या चलेगा? आंधी तूफान। उसके बाद यदि वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़े, इसका मतलब क्या है? हाँ? धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़े, इसका मतलब क्या है? सी। सी मतलब मौसम साफ है। साफ रहने की संभावना। लेकिन यदि मैं बोलूं कि धीरे धीरे पारा नीचे की तरफ जाए, तो धीरे धीरे यदि पारा नीचे की तरफ जाए तो इसका मतलब है वर्षा हो सकती है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़े मतलब मौसम साफ है, और यदि एकदम से नीचे आए तो इसका मतलब क्या है? आंधी और तूफान। तो ये 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। एक बार जरा आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग। ये है बैरोमीटर में, बताइए कौन सी धातु भरी होती है? क्वेश्चन है भाई। पारा। लेकिन पारा। पारा नहीं देगा अब आपको पारे का ये नाम देगा, क्विक सिल्वर। तो भैया जी बैरोमीटर में क्विक सिल्वर या पारा भरा होता है। बताइए बैरोमीटर के जरिए हम क्या चीज का पता लगाते हैं? तो वायु दाब का मापन करते ये वायुमंडल है, लेकिन अब आपको ये चीज नहीं मिलेगी। मैंने अभी अभी आपको बताया कि बैरोमीटर के पाठ्यांक में मतलब पारे में यदि एकदम से कमी आ जाती है तो मतलब क्या आने वाला है? आंधी तूफान। इससे देखो आपको मौसम पता चल गया। बैरोमीटर के पाठ्यांक में धीरे धीरे यदि पारा नीचे आए तो इसका मतलब क्या होने वाली है भैया जी? वर्षा होने वाली है। और यदि धीरे धीरे बढ़े ऊपर की तरफ पारा तो इसका मतलब है मौसम साफ रहता है। तो कहने का मतलब है कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब के अलावा आप और कौन सी चीज का पता लगा लेते हैं? मौसम की जानकारी मौसम संबंधी तो जानकारी। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैरोमीटर की मदद से क्या चीज सॉल्व की जाती है या क्या चीज का पता किया जाता है? तो मौसम संबंधी जानकारी। ये रट लेना, ये चीज आप लोगों को एक नंबर इसमें से पूछा जाता है और आप लोग भारी कंफ्यूज, और मैं बता रहा हूँ आप लोग भारी कंफ्यूज किस में होते हैं? वो एकदम से गिरता है तो क्या होता है, और धीरे धीरे नीचे आता है तो क्या होता है, इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। क्योंकि धीरे धीरे चढ़ता है, मौसम साफ है, ये सबसे बन जाता है। एकदम से गिरा मतलब आंधी तूफान, और यदि धीरे धीरे नीचे आ रहा है मतलब वर्षा होने वाली है। तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट, ठीक है। बस जितनी चीजें क्वेश्चन के रूप में कराते चल रहे हैं वो जरूर कराते चलना, बहुत आराम से सारी चीजें बन जाएंगी। अब जरा जल्दी से मेरे को बताइए, ये आपके सामने मैंने कुछ डाटा लिखे रखे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा बाढ़ किसे कहते हैं, वो सब आपको पता है। सूखा किसे कहते हैं ये क्वेश्चन लास्ट में है, और योकोहामा रणनीति क्या है ये आप समझते हैं। तो आप जरा इनमें से असत्य कथन को पहचानिए। ऑलरेडी जो पढ़ा चुका हूं वही असत्य है। बताओ इनमें से मैंने क्या पढ़ा दिया है आपको? कब है हुई थी ये? कब आया था? 11 मई। हाँ 1911। 11 मई 1911? 11 मई 1994। याद रखना ये चीज गलत है। अब ये इसलिए मैंने दिया ताकि आपको ये चीज पता चल जाए। बाढ़ से निपटने के लिए भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत करी। जैसे आप लोगों से मैं पूछूं, बताओ सबसे पहली बार भारत में प्राकृतिक आपदा के नियंत्रण के लिए कानून कब बना? तो आप लोग बोलते हैं 2005 में बना था। लेकिन 2005 से पहले क्या भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है? जैसे ये है, सबसे पहले प्राकृतिक आपदाओं के निराकरण के लिए हमने राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था 1954 में, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। फिर राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया। क्यों? क्योंकि बाढ़ हमेशा आती रहती थी हिंदुस्तान में। सूखाग्रस्त क्षेत्र भी हिंदुस्तान में था, क्योंकि वर्षा नहीं होती तो वो ज्यादातर एरिया सूखा हो जाता था। तो ये हुई, मतलब ये 3 डाटा आपको याद रखनी,
क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन है। तो मैं चाहता तो अलग अलग इनको दे सकता था, लेकिन मैंने कहा कि वो एक बार आप याद कर दोगे तो आपसे बन जाएगा, उसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। अब आप मेरे को बताओ, ज्यादातर हिंदुस्तान में बाढ़ आती है, इसलिए सबसे पहले आपदा नियंत्रण कार्यक्रमों में बाढ़ नियंत्रण को ही हमने बनवाया, निशाना बनाया। क्यों? तो क्या मुझे आप बता सकते हो बंगाल जो है या कोलकाता का शोक किस नदी को कहते हैं, जिसके कारण पूरा कोशी क्षेत्र? नदी। तो आंसर है कोसी। कोसी नदी। नहीं ये सर तो सर बिहार अम, के हुगली को कहते हैं। बिहार दामोदर नदी, बंगाल का शुक दामोदर नदी। दामोदर नदी नदी तो बिहार का ऑप्शन है। आ ध्यान से सुनना मेरी दामोदर बात, नदी। कोलकाता को ही बंगाल कहते हैं, वो सबको पता है। और इस सवाल जी का सर। असल जवाब होना चाहिए हुगली, लेकिन हुगली ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए तो जो दामोदर। राइट आंसर है वो दामोदर। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बिल्कुल इसी तरह, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आप लोगों को केवल इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ और थ्योरी भी बता रहा हूँ, ताकि कभी ऐसा अब जैसे ये क्वेश्चन अगर आपको बाद में पता चलेगा, आपका मान लो क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप जिंदगी भर अफसोस करोगे कि यार इतनी सी चीज में क्यों नहीं समझ पाया था, हुगली और दामोदर का रिलेशन। और कहीं अगर यही नंबर ने आपका सिलेक्शन डिसाइड प्री मेंस लिखने से रोक दिया, तो आप जिंदगी भर के लिए अपने कसूरवार मानोगे। इसलिए गलती बिल्कुल करो, यहाँ अगर क्वेश्चन लगवाएं तो बिल्कुल दिमाग में चीजें बिल्कुल बोलो। अब यही मैंने आपकी मदद के लिए थोड़ी सी चीज बताइए, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है भैया? तो ये यहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से। और जब अरुणाचल में एंटर होती है तो क्या नाम है उसका? सांगपो। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल के हिमालय से। और मध्य प्रदेश के रायसेन के कुम्हार गांव से निकलती है बेतवा। तो ये थोड़ा याद रखना। अब जरा जल्दी से बताइए, बिहार का अभिशाप किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी। कोशी नदी। नदी को। कोशी नदी। असम का शोक किस नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। 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 तो ये बिल्कुल आपके क्वेश्चन एकदम रेडी रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं वो क्वेश्चन जिनमें आप बिल्कुल भी गलती ना करो और आपसे बन जाए। बताइए, भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा से करते हैं? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। अच्छा, पहले मेरे को एक बात बताओ, भूकंप क्या कहलाता है? पृथ्वी के केंद्र में कंपन। जब पृथ्वी की प्लेटें खिसकती हैं तब दरअसल में आते हैं भूकंप, ठीक है, प्लेटों का खिसकना या प्लेटों का टकराव। तो इसमें सबसे पहले इसमें जो राइट आंसर है वो आपको भी पता है, सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी मतलब होता है भूकंप का अध्ययन, लेकिन पेडोलॉजी मतलब होता है मृदा का अध्ययन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियोलॉजी मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र, जमीन के नीचे जो जो चीजें छुपी हुई होती हैं उनके बारे में अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। क्लाइमेटोलॉजी मतलब होता है जलवायु का अध्ययन, जलवायु। ठीक है ऐसा। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, भूकंप मापी एक यंत्र होता है जिसको हम सीस्मोग्राफ यंत्र कहते हैं। जरा जल्दी से बताइए, भूकंप मापी यंत्र की खोज किसने करी थी? टॉरसेली। टॉरसेली ने वायु दाब मापी खोजा है। सॉरी सर, बी है थियोडोर। जॉन मिल। जॉन मिल। थियोडोर मेनन ने लेजर खोजा है। जी सर सॉरी, अभी बताया था। नाम है इसका जॉन मिल। जॉन मिल होगा। मिल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? चलो जल्दी से बताइए, वॉटसन वॉट ने क्या खोजा था? रडार। रडार। राडार। राडार का फुल फॉर्म बताओगे कोई मेरे को? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंडम, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब थोड़ा सा साउंड मैं तुम लोगों का बंद कर दूं, है ना, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ समझ, थैंक यू। यदि मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, हालांकि आप लोगों से बन जाएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिनको नहीं आ रहा था समझ में। यदि मैं आपसे पूछूं कि भूकंप की तीव्रता या भूकंप का परिमाण जिस यंत्र से मापा जाता है, मतलब वो यंत्र जो है जब भूकंप आता है तो कागज पर वो इस तरह के चित्र ड्रॉ करता है, मतलब ग्राफ बनाता है, और उन ग्राफों से हमको पता चलता है कि कितने पैमाने की तीव्रता का भूकंप आया था, मतलब किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो याद रखना, जिस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है वो कौन सा यंत्र है भैया जी? सीस्मोग्राफ भी उसी को कहते हैं, जिसको भूकंप मापी यंत्र कहते हैं,
और उसी को मार्केली मार्केली। यंत्र भी कहते हैं। मतलब इस सवाल का जवाब क्या है भैया जी? डी। देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन में मार्क आ गए। अब ध्यान से सुनना, जब भूकंप की तीव्रता मापते हैं जिस यंत्र के द्वारा, तो आपको पता चल गया, लेकिन इसी यंत्र में रिक्टर। एक पैमाना होता है। इसी यंत्र के जी। अंदर नंबर होता है, 1 से 12 पैमाना होता है। उस पैमाने को कहते हैं अपन रिक्टर रिक्टर। पैमाना, तर उसे ही पैमाना। कहते हैं मार्केली पैमाना, ओ, और उसे ही टारिनो तालिका भी कहते हैं। मतलब इस सवाल का जवाब भी क्या हो गया भैया? डी। आप ये दो चीज याद रखना कि भूकंप को मापा जिस यंत्र से जाता है, ये 3 वर्ड उसके लिए हैं, और भूकंप को जिस इस यंत्र के अंदर एक पैमाना होगा, तो वो पैमाना, ये तीनों एक ही वर्ड है दरअसल में, आपको गुमराह करने के लिए अलग अलग दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। जैसे मार्केली यंत्र भी है और मार्केली यंत्र के अंदर होता है मार्केली पैमाना, ऐसा है। तो यंत्र अलग है और पैमाना अलग है। अब जल्दी से मेरे को बताओ, पैमाना आप लोग ऐसा सुनते होंगे कि भूकंप की तीव्रता 3 थी, भूकंप की तीव्रता 5 आई, भूकंप की तीव्रता 7 आई, भूकंप की तीव्रता 8 आई। बताओ कौन सा उपकरण जो है इसकी जांच करेगा? उपकरण कौन सा यंत्र? तो सीस्मोग्राफ। लेकिन कौन से पैमाने से हमने ये चीज ऑब्जर्व करी? रिएक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना। मैं आपको जल्दी से बता दूं, ये रिएक्टर पैमाना जो, अच्छा जॉन मिल ने क्या खोजा था, आप मुझे बताओगे? जॉन मिल ने, जल्दी से। जॉन मिल ने, सीस्मोग्राफ। हाँ, सीस्मोग्राफ क्या खोजा था? यंत्र। लेकिन याद रखना, मार्केली पैमाना इसने खोजा था रिचर्ड स्केल। मतलब उनका नाम है डॉक्टर रिचर्ड स्केल, नाम है उनका पूरा, रिचर्ड स्केल। इन्हीं ने दरअसल में रिक्टर पैमाना खोजा था। और वो कब खोजा था? जब आया था भारत शासन अधिनियम 1935। 35। तो याद रखना, यंत्र जॉन मिल ने खोजा था और मार्केली पैमाना 1935 में रिचर्ड स्केल ने खोजा था। अब इसके बाद असत्य को चुनिए। तो याद रखना, ये सब सही, कोई गलत नहीं। इसमें से कभी भी आप सुनना कि 7 तीव्रता का भूकंप आया, इसका मतलब बस सड़कों में दरारें आएंगी। लेकिन 8 तीव्रता या इससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आया 12 के बीच, क्योंकि 12 तक ही होता है नंबर, तो मतलब भवन भरभराकर घिर जाएंगे। तो ये चीज, और फिर मेगा पाटकर का नाम तो आपको पता ही है, और ये चीज मैं आपको कल बता दूंगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है। तो कल हमारा ये टॉपिक जो है ये खत्म हो जाएगा। कल हम एक नया टॉपिक को शुरू करेंगे, उसकी डिटेलिंग के साथ। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक, किसी Yes, को sir. डाउट रहा करे तो बिल्कुल पूछ लिया करो, क्योंकि अंदर डिस्क्रिप्शन आप पढ़ते हो। जैसे अभी वो ऑस्ट्रेलिया में बिली